नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का एग्ज़ाम पेपर था जो वो है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी जो एग्ज़ाम होंगे अभी उसमें आएंगे, इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन। तो इनको आज हम आपको आसानी से बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इस सब्जेक्ट का नाम कोड जो है वो है CRTI SEC 101। और जो है इस सब्जेक्ट का नेम जो है वो आपको मैं बताता हूँ। इसका पूरा नाम है बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन टू राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो है आपका 40 मार्क्स का ये होता है। तो 60 मार्क्स का इसका असाइनमेंट हुआ होगा आपका, और 40 मार्क्स का जो है ये होता है। तो ये 2 घंटे का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आवर्स लिखा हुआ है। और इसमें से आपने जो है MCQ बेस्ड पूरा क्वेश्चन पेपर होता है 40 मार्क्स का, और इसको जो है आपने OMR सीट में करना होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए जो है इसके हम क्वेश्चन को आपको आंसर के साथ बताते हैं। अगर आपको और इसकी PDF चाहिए तो वो कहाँ मिलेगी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं नीचे। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 40 MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें होंगे, और सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें से करने हैं, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी कि आपके अगर गलत भी आंसर होंगे तो आपके मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। तो OMR सीट में जो है 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर आपको ऐसे गोला करना होता है। वो तो आपको आता ही होगा OMR सीट कैसे भरनी है, तो ये करना है आपको। और ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी है, पेपर में आपके दी होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है। तो यानी कि इंग्लिश में अगर आपको मैं बताऊं तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका जो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 है उसमें क्या है, मतलब उस आर्टिकल में क्या है। जीवन का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार या भोजन का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वोट और राइट टू फूड। तो इसका सही आंसर जो है वो है राइट टू लाइफ। ये ऑप्शन इसका सही होगा, जीवन का अधिकार। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F, यानी कि जो RTI का सेक्शन 2F है उसमें इंफॉर्मेशन का मीन्स क्या है। यानी कि जो धारा 2F के अनुसार सूचना का अर्थ है, यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा 2F है उसमें सूचना का क्या अर्थ है। तो उसमें जो है दस्तावेजों में जानकारी, ईमेल में जानकारी, लॉग बुक में जानकारी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि दस्तावेजों में भी जानकारी जो होती है उसे सूचना बोलते हैं, ईमेल में जो जानकारी होती है उसे भी सूचना बोलते हैं, और जो लॉग बुक में जानकारी होती है उसे भी सूचना बोलते हैं। तो इसका जो है सही आंसर वो है D हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला है, यानी कि आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। अगर ये वाले क्वेश्चन इसमें बहुत पूछता है, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके जो असाइनमेंट होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हैं। स्टेटमेंट यानी कि कथन। कथन मतलब एक सेंटेंस है, ये सही है या गलत है ऐसे करके इसमें से आपको पढ़ना है। फिर इसके जो ऑप्शन ये हैं इनको देखना है आपने। तो पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये बात जो है सही है या नहीं ये आपने देखना है। फिर दूसरा पढ़ना है, सूचना का अधिकार संविधान द्वारा अंतर्निहित रूप से गारंटीकृत है। तो इसमें से आपने पढ़ने हैं इनको। फिर इसके जो है आपने देखना है कि दोनों ये ऑप्शन पढ़ने हैं आपने फिर, यानी कि
कथन एक सही है और दो गलत है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कथन एक सही है और दो गलत है तो आपने ऑप्शन ए पे जो है गोला कर देना है। फिर दूसरा देखते हैं, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों जो है गलत हैं तो आपने बी पे गोला कर देना है। और फिर तीसरा देखते हैं, कथन एक और दो दोनों सही है, यानी कि अगर ये दोनों आपको लग रहा है ये दोनों सेंटेंस अगर सही हैं तो आपने फिर सी पे गोला कर देना है। और कथन दो सही है और एक गलत है, अगर आपको लग रहा है कि दो सही है और एक फर्स्ट वाला जो कथन है वो सही है, गलत है तो उसको आपने फिर डी पे गोला कर देना है। तो इस क्वेश्चन के जो ये दिया हुआ है इसमें जो है हमारा सी सही है, यानी कि दोनों जो है दोनों जो सेंटेंस कथन है वो स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब चौथा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, वो भी स्टेटमेंट वाला ही है। ये भी इसमें आप देख सकते हैं, पहला कथन है निजी निकाय आरटीआई के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं जो वो आरटीआई के अंतर्गत आती हैं। ये सही है या नहीं ये आपने देखना है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं यानी कि सरकारी निकाय, तो ये आरटीआई के अंतर्गत आती हैं, ये सही है या नहीं ये आपने देखने हैं दोनों। उसके बाद आपने फिर नीचे ऑप्शन में आ जाना है, जैसे ऊपर देखा था कथन एक सही है और दो गलत है, यानी कि अगर आपको लग रहा है ये सही है और ये गलत है तो आपने ए पे गोला कर देना है। और फिर दूसरा दोनों गलत हैं तो आप फिर इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों गलत हैं तो आपने बी में कर देना है। और आपको दोनों सही लग रहे हैं तो आपने सी में करना है। और कथन दो सही है और एक गलत है तो आपने डी में गोला कर देना है। इस क्वेश्चन के संबंध में जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि दो सही है, यानी कि गवर्नमेंट बॉडीज़ आरटीआई के अंतर्गत आती हैं और प्राइवेट बॉडीज़ आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो दो सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है और ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें है कि सार्वजनिक प्राधिकरण को निम्न के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी होती हैं उनको आरटीआई के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। धारा 2I, धारा 2A, धारा 2H या धारा 2K। तो उसका सही आंसर जो है धारा 2H है, यानी कि सेक्शन 2H जो है इसका सही आंसर है। तो अगला देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा, 2005 में जो है आरटीआई लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीआईओ, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि पीआईओ है, यानी कि पीआईओ की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। जन सूचना अधिकारी, जन सूचना कार्यालय, जन सूचना आदेश या व्यक्तिगत सूचना अधिकारी। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं जैसे पीआईओ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑर्डर या पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर जो है वो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पीआईओ किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जन सूचना अधिकारी जो होता है। अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकारियों को अनिश्चित काल तक रिकॉर्ड बनाए रखने की जो है आवश्यकता होती है। एक ये बोल रहा है कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें ऐसा है क्या कि मतलब जो रिकॉर्ड होते हैं उनको एक अनिश्चित काल तक बनाए रखना होता है। तो ये बात सत्य है, असत्य है या क्या है, इसमें से आपने बताना है। तो इसका सही आंसर जो है असत्य है, यानी कि अनिश्चित काल तक बनाए रखना उनको नहीं होता है। देखा था तो वही सेम क्वेश्चन इधर पे आ गया, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है इसका आंसर होगा असत्य, यानी कि उसमें लिखा हुआ था कि प्राइवेट बॉडी आती है या गवर्नमेंट बॉडी, ऐसा करके क्वेश्चन था। दोनों थे कि प्राइवेट बॉडी आती हैं और गवर्नमेंट आती हैं। तो उसमें आपने जो गवर्नमेंट आती हैं वो वाला सही किया था और प्राइवेट वाला गलत किया था। तो सेम इधर भी ऐसा ही है। तो इसका जो है आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि असत्य है ये। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19
का खंड भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो आर्टिकल 19 है उसमें जो है उसका कौन सा सेक्शन जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, तो उसका सही आंसर जो है बी है, यानी कि अनुच्छेद 19 का खंड 2 है जो वो इस पर प्रतिबंध लगाता है। तो बी आंसर जो है हमारा वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निजता के अधिकार को डैश डैशेस का अभिन्न अंग माना गया है। तो इसमें से जो है, इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 17। तो इसका जो है सही आंसर वो है आर्टिकल 21। अब अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित अधिकार है। तो इसका जो है सही आंसर वो है डी है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नारायण AIR 1975 SC 865। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये कब आया था? तो इसके जो सरकारी गोपनीयता अधिनियम, तो ये कब आया था? ये आया था 1923 में। इसका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये कब आया था? ये आया था आपका 1951 में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सेबी का अर्थ है, यानी कि SEBI, सेबी स्टैंड फॉर, यानी कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सप्लोर बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सप्रेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो है ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान में किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था? यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आंदोलन राजस्थान में शुरू हुआ था वो किसने किया था? तो ऑप्शन है मोना रॉय, अरुणा रॉय, प्रणव रॉय और रितु रॉय। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा अरुणा रॉय, बी ऑप्शन इसका जो है सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 1997 में पारित किया गया था। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है, यही क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है। तो इसका आंसर जो है सी है, 1997। अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनवरी 1997 में सूचना का अधिकार और खुली और पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने पर एक कार्य समूह की स्थापना की थी। इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसमें इनमें से किसने इसकी अध्यक्षता की थी? उसका जो सही आंसर है वो है ए, श्री HD सॉरी, जो ये है इनने इसका अध्यक्षता इनने की थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम ये कब आया था? यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो है 2001 में आया था, 2002 में आया था, 2003 में आया था या 2004 में आया था? तो इसका सही आंसर जो है वो है 2002। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 ये जो है कब आया था? तो इसका जो है ऑप्शन दिए गए हैं 20 मार्च 2009, 20 अप्रैल 2009, 20 मई 2009 और 20 जून 2009। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि 20 मार्च 2009 को ये अधिनियमित किया गया था, यानी कि लागू वहाँ पे किया गया था 20 मार्च 2009 को। अगला क्वेश्चन है, यदि सूचना के लिए अनुरोध APIO के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना APIO द्वारा आवेदन प्राप्त होने के
यहाँ पे कितने दिनों के भीतर प्रदान की जा सकती है, तो 40, 50, 35 या 30 दिन। तो उसका सही आंसर जो है 30 दिन होगा। 30 दिन के अंतर्गत एपीआईओ को जो है सूचना देनी होती है। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना आयुक्त के पास आपके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने वाले संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की शक्ति है। यानी कि यहाँ पे कितने रुपए तक का वो जो है जुर्माना वो जो है उस पर लगा सकता है अगर कोई आपके आवेदन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो 25,000, 30,000, 20,000 या फिर 35,000। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 25,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो उस पर लगा सकता है अगर कोई आपके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत सारी जानकारी प्राप्त करने हेतु है, यानी कि इसके ऑप्शन देखते हैं। कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, निर्धारित प्रारूप है, विशिष्ट प्रारूप है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। यानी कि अगर आपको सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है तो उसके लिए क्या कोई मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है या नहीं। तो उसका जो है इसके लिए कोई भी फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है। आप जो है इसको सिंपली इसको ले सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, मांगी गई सूचना या उसका कोई हिस्सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो हो जाएगा सेक्शन 8 एंड 9। इसका जो है आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी जानकारी मांगने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत अपेक्षित संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत अनुरोध करेगा। यानी कि किस धारा के अंतर्गत जो है वो अपनी सूचना मांगने के लिए वो करेगा। तो उसके लिए धारा 6(1), धारा 6(2), धारा 6(3) या फिर धारा 6(4). तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेक्शन 6(1) जो है उसमें आप जानकारी मांग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा यदि जानकारी मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो शुल्क का प्रावधान बताती है। यानी कि अगर आप कोई जानकारी मांग रहे हैं वो प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो उसका शुल्क कितना होगा, क्या होगा, उसके बारे में जो जानकारी देती है तो वो कौन सी धारा है। तो वो जो है जो धारा 7 का 5। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुल्क से छूट मिलने पर अधिनियम में 2 शर्तें प्रदान की गई हैं। यानी कि शुल्क में छूट किसे मिलेगी उसके लिए जो है इस एक्ट में जो है 2 शर्तें दी गई हैं। तो वो कौन सी है, तो इनमें से आपने पढ़ के देखते हैं इनको। तो उन व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या फिर जहां कोई सार्वजनिक प्राधिकरण में निर्दिष्टित समय सीमा के भीतर जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है। यानी कि उन लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होता है जो बीपीएल कैटेगरी से हैं, या फिर यदि कोई समय पर जानकारी नहीं दे पाता है कोई अधिकारी तो उसमें जो है उसको छूट मिलती है। तो ये जो है दोनों ही सही है। तो ऑप्शन सी है जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों जो हैं वो सही बात है। अगला क्वेश्चन है, धारा 6 की उपधारा 1 के तहत जानकारी प्राप्त करने के अनुरोध के साथ रुपए का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगा। यानी कि धारा 6(1) के अंतर्गत अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है तो उससे जो है कितना शुल्क लिया जाएगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये। तो जो है उससे जो है 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे का शुल्क। यानी कि अगर आप कोई रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं वहाँ जाके, तो अगर आपने उसमें से कुछ ढूंढना है तो उसके लिए जो है पहले घंटा, मतलब अगर आपको 1 घंटा हो गया उनको इंस्पेक्ट करते हुए तो उसके लिए आपको कितना शुल्क देना होगा। तो उसके लिए जो है आपको पहला घंटा जो होता है उसमें आपने
कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। उसके बाद पहले घंटे के बाद फिर जो है शुल्क देना होता है, यानी कि पहला घंटा जो होता है वो फ्री होता है, और इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। नमूनों या मॉडलों के लिए शुल्क निर्धारित है, यानी कि अगर आप आरटीआई के अंतर्गत कोई ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जिनको आपको सैंपल दिखाना या मॉडल दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए जो है कितना फीस पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कितनी फीस देनी होती है। तो इसका जो है वास्तविक कीमत या लागत, यानी कि जो उसमें एक्चुअल कॉस्ट जो लगी हुई है मॉडल को या सैंपल को बनाने में, वही ली जाती है। उसके अलावा कोई भी जो है एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही हो जाएगा। सीडी या डीवीडी में दी गई जानकारी के लिए शुल्क रुपये प्रति सीडी या डीवीडी है, यानी कि अगर कोई जानकारी सीडी या डीवीडी में दी जा रही है तो प्रति सीवीडी कितना चार्ज लिया जाता है, तो उसके लिए जो चार्ज निर्धारित है वो है 20 रुपये। यानी कि अगर एक सीडी या डीवीडी में जानकारी दी जा रही है तो उसकी 20 रुपये होगी। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, वो सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में सूचना का अधिकार नियमावली है, यानी कि उत्तराखंड राज्य जो है वहाँ आरटीआई का रूल वो जो है कब का है, तो उसमें जो है 2010, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 2010 नियमावली उत्तराखंड में है। तो अगला क्वेश्चन जो है आरटीआई अधिनियम की धारा के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण का प्रावधान है, तो जो है वो धारा कौन सी है, तो उसका जो धारा है वो है धारा 4, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अधिनियम की धारा इस बात का प्रावधान करती है कि उपयुक्त सरकार अधिनियम के तहत अपेक्षित अधिकारों का उपयोग करने के तरीके के बारे में जनता, विशेष रूप से वंचित समुदायों की समझ को बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित और व्यवस्थित कर सकती है। यानी कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें जो है कौन सी धारा में ये है कि जो है अधिकारों के बारे में लोगों को बताने के या अवेयरनेस या फिर एजुकेशन प्रोग्राम जो है उनको कर सकती है, तो वो जो है सेक्शन 26 जो है आरटीआई का है उसके अंतर्गत होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका वो सही होगा। समुचित सरकार को अधिनियम की धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको जो है कौन से सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो उसका सही आंसर जो है वो है धारा 2A, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। यानी कि आरटीआई की धारा 2A जो है उसके अंतर्गत जो है समुचित सरकार को जो है डिफाइन किया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वतः सक्रिय प्रकटीकरण आवश्यक है, तो ये सत्य है या असत्य, तो ये जो है सत्य है, यानी कि ट्रू, तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिनियम के अंतर्गत जागरूकता के कार्यक्रम तैयार करने का प्रावधान है, तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि सेक्शन 26 जो है उसके अंतर्गत जो है जागरूकता कार्यक्रम करने का प्रावधान है, तो ये जो है सत्य है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। शुल्क में छूट की केवल एक ही शर्त है। अभी आपने देखा था ऊपर एक क्वेश्चन और आया था कि शुल्क में छूट की जो है 2 शर्तें होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है ये असत्य है, और इसमें लिखा हुआ है कि शुल्क में छूट की केवल एक शर्त है, तो एक नहीं होती है वो 2 होती हैं, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आवेदन के साथ बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति लगानी होती है, यानी कि अगर कोई बीपीएल वाला व्यक्ति जो है जानकारी मांग रहा है तो उसको जो है अपनी
बीपीएल कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे उसमें लगानी होती है। तो इसलिए ये जो है सत्य है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने का एक निर्धारित प्रारूप होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और ऊपर भी देखा था कि कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये सेंटेंस जो है असत्य है, और इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी प्रारूप नहीं होता है। मतलब नॉर्मली जो है एक जो भी जानकारी आपने लेनी है उसको लिख के आप दे सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट इसके लिए प्रॉपर नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वीडियो में मैं आपको इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।